हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में या आनुवंशिकी के बारे में, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का अध्ययन किया जाता है या आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले मेंडल नामक वैज्ञानिक ने हमें बताया था। ग्रिगोर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। तो इसी वजह से आनुवंशिकी को मेंडलिज्म भी कहते हैं, या फिर आनुवंशिकी के संबंध में मेंडल के द्वारा दिए गए नियमों को हम मेंडलवाद कहते हैं या मेंडलिज्म कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारा आगे 3 या 4 चैप्टर्स के अंदर चलेगा, जिसके अंदर हम मेंडल के द्वारा दिए गए सभी सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, आनुवंशिकी के नियमों के बारे में बात करेंगे, उनकी वंशागति के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत में, इस पाठ के अंदर शुरुआत करने के लिए हमें कुछ परिभाषाएं हैं जिनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम देखेंगे कि जेनेटिक्स में काम आने वाली परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, उनका क्या अर्थ है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं, बहुत सी ऐसी परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। हालांकि जेनेटिक्स के अंदर बहुत सी ऐसी परिभाषाएं हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं, जो टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जिसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, वो हमने यहाँ पर कुछ लिख के रखी है और एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इनकी क्या परिभाषा है, क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर टर्म लिखी है वो है जीन। जीन क्या होता है? जीन दरअसल आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली एक इकाई होती है। जीन के बारे में 2 से लेकर 3 बातें कही जा सकती है। इनको 2 या 3 बिंदुओं में समझाया जा सकता है जीन क्या है। जीन के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि डीएनए का छोटे से छोटा कोई एक खंड, डीएनए का छोटे से छोटा एक खंड जो कम से कम एक आनुवंशिक लक्षण को निर्धारित करता हो, उसे हम जीन कहते हैं। तो डीएनए का छोटे से छोटा खंड, छोटे से छोटा खंड जो कम से कम एक आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करता हो, एक आनुवंशिक लक्षण का जो निर्धारण करता हो, उसको हम जीन कहते हैं। वास्तव में जब मेंडल ने ये शुरुआत में टर्म्स दी थी, वो जीन नाम नहीं दिया था, उसने एक नाम दिया था फैक्टर या कारक। उसने जो शब्द इस्तेमाल किया उसका नाम है कारक, इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं। मेंडल का यह मानना था कि प्रत्येक प्राणी के शरीर में जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए का कोई एक ऐसा खंड, कोई एक ऐसा भाग, कोई एक ऐसा कारक ऐसा है जो किसी एक आनुवंशिक लक्षण का निर्धारण करता है। और आगे जाकर जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उसी कारक को हमने जीन नाम दिया। तो जीन के बारे में सबसे पहली बात, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम जीन करते हैं। डीएनए के छोटे से छोटे खंड को हम एक जीन का नाम देते हैं। उसके बाद जो दूसरा नाम है एलील। अगली जो परिभाषा है वो है एलील की। एलील किसे कहते हैं? एलील और जीन के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दरअसल जो एलील होता है वो एक ही जीन के 2 विपर्यासी रूपों को, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक ही जीन का 2 अलग अलग रूप है, उसको हम एलील कहते हैं। एक ही जीन को दर्शाने के 2 तरीके हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक जीन है टी। टी का मतलब टॉलनेस, लंबाई, यानी कि ये वह जीन है जो मनुष्य में लंबाई को निर्धारित करता है। तो ये जीन मनुष्य में 2 रूपों के अंदर पाया जा सकता है, कैपिटल टी के रूप में और स्मॉल टी के रूप में। कैपिटल टी का मतलब होता है प्रभावी रूप में और स्मॉल टी का मतलब होता है अप्रभावी रूप में। ये भी जीन है और ये भी जीन है, लेकिन एक ही जीन के 2 रूप हैं। तो 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक ही जीन के 2 अलग अलग प्रारूपों को या 2 विपर्यासी रूपों को हम एलील कहते हैं। किसी मनुष्य के अंदर ये जीन टी और टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में पाया जा सकता है। किसी के अंदर स्मॉल टी और स्मॉल टी के रूप में पाया जा सकता है। तो एक ही जीन के ये जो 2 रूप है, ये दोनों एलील कहलाएंगे। तो एलील की बात समझ में आई कि एक ही जीन को जब 2 अलग अलग रूपों में दर्शाया जाता है, या एक ही जीन के 2 अलग अलग रूपों को हम एलील कहते हैं। एलील के बाद जो अगला टर्म है उसका नाम है होमोजाइगस। हिंदी में से कहते हैं समयुग्मजी, होमोजाइगस या समयुग्मजी।
अब ये जो होमोजाइगस शब्द है ये ऊपर वाले टॉपिक से संबंधित है, यानी कि एलील से संबंधित है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी एक जीन के दो अलग रूप हो सकते हैं। तो यदि किसी प्राणी में एक जीन के दोनों रूप या दोनों एलील एक जैसे हों, होमो का मतलब होता है समान और जाइगस का मतलब होता है जीन या एलील। जब किसी प्राणी के अंदर एक जीन के दोनों रूप एक समान हो या दोनों एलील एक समान हो तो उसे हम होमोजाइगस या समयुग्मजी कहते हैं। और ये जो अगली टर्म है विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस, वो बिल्कुल इसके विपरीत है या उसके समान ही है। यदि दोनों एलील एक जैसे हैं तो उसको हमने होमोजाइगस नाम दिया, और यदि दोनों एलील अलग अलग प्रकार के हैं, एक प्रभावी रूप में और दूसरा अप्रभावी रूप में, तो इस प्रकार के जो एलील्स होते हैं उसको हेटेरोजाइगस एलील्स कहते हैं। होमोजाइगस एलील क्या हुआ? यदि दोनों एलील एक जैसे हैं, समान है। और हेटेरोजाइगस का मतलब यदि दोनों एलील एक दूसरे से अलग अलग हैं या एक समान नहीं है तो उसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जीन कहा। जीन अनुवांशिक लक्षणों की इकाई होती है या अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले कारक होते हैं। जो जीन है उसको सबसे पहले मेंडल ने कारक नाम दिया था, आगे जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने उसको जीन कहा। उसके बाद एलील, एक ही जीन के दो अलग अलग रूपों को हम एलील कहते हैं। टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील्स। उसके बाद समयुग्मजी, यदि किसी प्राणी में दोनों एलील एक समान हो तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। और यदि किसी प्राणी में दोनों एलील एक समान ना हो, अलग अलग हो, तो उसे हम विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने आई वो है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। ये सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, किसी भी रूप में हमसे पूछी जा सकती है। तो लक्षण प्रारूप क्या होता है या फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप सिंपल सा है कि किसी प्राणी को देखने पर उसके जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, किसी भी सजीव को, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो जंतु हो, उसको देखने पर जो हमारे को सामने लक्षण दिखाई देते हैं उसको हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे कि उसकी लंबाई है, उसकी मोटाई है, या फिर उसके त्वचा का रंग है, जो भी उसकी अपीयरेंस है, जो फिजिकल अपीयरेंस है। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या हुआ? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस या उसकी जो भौतिक स्वरूप है, उस भौतिक स्वरूप को हम फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप या जीनी प्रारूप। जीनी प्रारूप का मतलब होता है किसी भी प्राणी की या सजीव की जो जीनी संरचना है, आनुवंशिक संरचना या जीनी संरचना, जीनी संरचना, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप तो हमें बाहर से देखने पर पता चल जाता है, लेकिन जीनोटाइप किसी प्राणी का बाहर से देखने पर पता नहीं लगता। देखिए, जीनोटाइप या जीनी संरचना को समझाने का एक तरीका और है, या फिर हम और प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस बताया, तो उसकी लंबाई के लिए, किसी प्राणी की लंबाई के लिए मान लीजिए उसके अंदर दोनों जीन हैं वो समयुग्मजीय अवस्था में है, तो ये जो कैपिटल टी है ये इसका जीनोटाइप होगा। ये उसकी लंबाई के लिए प्रारूप या जीनों की संरचना है, और इसका प्रभाव फिनोटाइप में दिखाई देगा। उस मनुष्य का जो शरीर होगा वो लंबा होगा। यदि किसी प्राणी का जीनोटाइप स्मॉल टी है, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके अंदर लंबाई को निर्धारित करने वाले दोनों जीन अप्रभावी रूप से मौजूद हैं। तो ये जो स्मॉल टी है ये उसका जीनोटाइप है, और इसका जो प्रभाव होगा, उसकी लंबाई ज्यादा नहीं होगी, वो सामान्य हाइट का होगा, वो उसका फिनोटाइप होगा, फिजिकल प्रारूप होगा। यानी कि जो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप के द्वारा तय होता है। जिसकी जैसी जीनी संरचना होगी उसका जो प्रारूप होगा, शारीरिक या फिर लक्षण प्रारूप, उसके अनुसार ही होगा। तो ये जेनेटिक्स के अंदर काम आने वाली मेन टर्मिनोलॉजी है, मेन परिभाषाएं हैं। जब हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ और भी बहुत सी टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आएगी, और भी बहुत सी परिभाषाएं आएंगी, तो उनको वहां पर उसके साथ साथ समझाया जा सकता है। लेकिन इन सारी परिभाषाओं को एक बार समझना जरूरी था, ताकि आगे हम इस टॉपिक को और बढ़ा सकें। तो ये जेनेटिक्स की आज हमने शुरुआत की है। अगले टॉपिक के अंदर हम इसी जेनेटिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, आनुवंशिकता के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और उसमें हम देखेंगे आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से हैं, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि संकरण क्या होता है, संकरण कितने प्रकार का होता है, संकरण किस प्रकार से कराया जाता है, कौन से संकरण का फिनोटाइप क्या होगा, किसी संकरण का जीनोटाइप क्या होगा। ये सारी बातें आगे आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ
कि आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।